हे सब लोग, तुम लोगों ने शायद एटम्स की ऐसी फोटोज देखी होंगी जैसे छोटे मोटे सोलर सिस्टम हों, जहां इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूमते हैं जैसे प्लैनेट सूरज के चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या सच में एटम्स ऐसे ही काम करते हैं? स्पॉइलर अलर्ट, बिल्कुल नहीं। आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि यह पॉपुलर एनालॉजी क्यों गलत है और एटम्स एक्चुअली कैसे होते हैं। वेलकम टू साइंस द बिगर पिक्चर का पहला एपिसोड। इस सीरीज में हम लोग साइंस एजुकेशन में जो कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं जो हमेशा से चली आ रही है, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एटम से और यह क्यों छोटे सोलर सिस्टम जैसे नहीं होते। चलो थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड और नील्स बोहर जैसे साइंटिस्ट्स अपना सिर खुजला रहे थे, यह सोचकर कि यह छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे सब कुछ बना है, एक्चुअली दिखते कैसे हैं। रदरफोर्ड ने वह फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था और पता लगाया था कि एटम्स के बीच में एक छोटा सा डेंस सेंटर होता है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास घूमते हैं। यह थोड़ा थोड़ा प्लैनेट्स के सूरज के चारों तरफ घूमने जैसा लग रहा था। फिर बोहर ने इस आइडिया को थोड़ा और आगे बढ़ाया और कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पाथ्स में ही रह सकते हैं और हर पाथ की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इससे एक्सप्लेन हुआ कि एटम स्पेसिफिक कलर्स में लाइट क्यों देते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पाथ से लो एनर्जी पाथ में जंप करता है तो वह लाइट निकालता है और उस लाइट का कलर एनर्जी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। कूल है ना? लेकिन बोहर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थीं। वह सिंपल हाइड्रोजन एटम्स के लिए तो अच्छा काम करता था, लेकिन जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स एटम्स थे उनके लिए स्ट्रगल करता था। पहली नजर में तो यह सोलर सिस्टम वाला आइडिया काफी अपीलिंग लगता है। बीच में एक भारी चीज सूरज या न्यूक्लियस और छोटी चीजें प्लैनेट्स या इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। यह एक नीट कंपैरिजन है और शायद इसीलिए यह हमारे दिमाग और टेक्स्ट बुक्स में चिपका रह गया है। लेकिन यहां पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। जबकि यह पिक्चर इमेजिंग करना आसान है, यह एक्चुअली साइंस फिजिक्स के हिसाब से सही नहीं बैठता। चलो ब्रेक डाउन करते हैं कि एटम्स एक्चुअली मिनी सोलर सिस्टम्स क्यों नहीं है। सबसे पहले तो जो फोर्सेस काम कर रही है वह बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे सोलर सिस्टम में ग्रेविटी है जो प्लैनेट्स को सूरज के चारों तरफ ऑर्बिट में रखती है, लेकिन एटम्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यह काम करता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत जोर से खींचता है। ग्रेविटी वह तो एटॉमिक लेवल पर इतनी कमजोर है कि वह बेसिकली फैक्टर ही नहीं करती। नेक्स्ट अप, हमारे पास डिफरेंट रूल्स है। प्लैनेट्स क्लासिकल मैकेनिक्स फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको पता है कि कोई प्लैनेट कहाँ है और वह कितनी स्पीड से जा रहा है, तो आप उसका पूरा पाथ फिगर आउट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अदर हैंड क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स फॉलो करते हैं। उनके यह डेफिनेट पाथ्स नहीं होते। इंस्टेड वह प्रोबेबिलिटी की एक ब्लरी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जिसको वेव फंक्शन कहते हैं। थोड़ा माइंड बेंडिंग है, मुझे पता है। और यह सुनो, अगर एटम्स एक्चुअली छोटे सोलर सिस्टम्स जैसे होते तो वह एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से वह इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करते रहते और ब्लिंक करते ही न्यूक्लियस में स्पाइरल कर जाते, जिससे एटम कोलैप्स हो जाता। लेकिन एटम स्टेबल होते हैं, जो हमें बताता है कि क्वांटम लेवल पर कुछ फंडामेंटली डिफरेंट हो रहा है। इस तरह से सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स की तरह ऑर्बिट कर रहे होते तो वह कॉन्स्टेंटली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे होते, जिसका मतलब है कि वह एक्सेलरेट कर रहे होते। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूल्स के हिसाब से एक्सेलरेट करते हुए चार्ज्ड पार्टिकल्स एनर्जी देते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करते और गैस वाहट सुपरफास्ट न्यूक्लियस में क्रैश हो जाते। एटम्स का टिके रहना हमें दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन सिंपल ऑर्बिट्स नहीं कर रहे हैं। तो अगर वह ऑर्बिट नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली क्या कर रहे हैं? वेल, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स नाम के रीजन्स में रहते हैं। इनको 3 डायमेंशनल स्पेसेस की तरह सोचो जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी होती है।
फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल टाइप का ऑर्बिटल, जिसको एस ऑर्बिटल कहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्फीयर होता है। इलेक्ट्रॉन उस स्फीयर के अंदर कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वह किसी भी मोमेंट पर कहाँ है। यह फजीनेस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से है, जो बेसिकली कहता है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसका मोमेंटम एक ही टाइम पर नहीं जान सकते। यह ऐसे है जैसे एक अंधेरे कमरे में एक मक्खी को पकड़ने की कोशिश करना। आपको पता है वह अंदर है, लेकिन आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि वह अभी कहाँ है और आगे कहाँ जा रही है विद टोटल सर्टेनिटी। आपने शायद कभी तेज घूमते हुए पंखे की एनालॉजी सुनी होगी। जब ब्लेड्स बहुत तेज घूमते हैं तो वह एक ब्लड सर्कल जैसे दिखते हैं, और आप एक्चुअली नहीं कह सकते कि कोई भी ब्लेड किसी भी इंस्टेंट पर कहाँ है। यह आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक रफ आइडिया देता है, जहां इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास स्मीयर्ड आउट होते हैं। अब यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि वह फैन एनालॉजी भी परफेक्ट नहीं है। फैन ब्लेड्स की किसी भी गिवन टाइम पर डेफिनेट पोजीशंस होती है, भले ही हम उन्हें क्लियरली न देख पा रहे हों। वह क्लासिकल फिजिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनकी पोजीशंस फंडामेंटली अनसर्टेन होती है क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से। उनके नीट लिटिल ट्रेजेक्टरीज नहीं होते जैसे फैन ब्लेड्स के होते हैं। तो फैन सिर्फ प्रोबेबिलिटी क्लाउड के आइडिया को विजुअलाइज करने का एक सिंपल तरीका है, लेकिन यह क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी वियर्डनेस को कैप्चर नहीं करता। तो सिंपल वर्ड्स में, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ प्लैनेट्स की तरह ऑर्बिट नहीं करते। इंस्टेड वह ऑर्बिटल्स नाम के प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स में एग्जिस्ट करते हैं। यह ऐसे है जैसे वह एक ही टाइम पर मल्टीपल प्लेसेस पर हो सकते हैं, जब तक कि हम एक्चुअली उन्हें ढूंढने की कोशिश न करें। यह ऑर्बिटल्स हर तरह के शेप्स और साइजेस में आते हैं, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल पर डिपेंड करते हुए। कुछ स्फेरिकल होते हैं जैसे एस ऑर्बिटल, जबकि कुछ डंबल या क्लोवर लीव्स जैसे दिखते हैं। और प्लैनेट्स के उल्टा जो मोस्टली एक ही फ्लैट प्लेन में ऑर्बिट करते हैं। ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में हर तरह की डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंटेड हो सकते हैं। एक और बड़ा डिफरेंस यह है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पेसिफिक अमाउंट्स ऑफ एनर्जी ही रख सकते हैं। वह सिर्फ सर्टेन एनर्जी लेवल्स पर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियस से किसी भी डिस्टेंस पर नहीं। इसीलिए एटम्स वह डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस करते हैं जब वह लाइट एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं। वह इसीलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स के बीच में जंप करते हैं। इसको ऐसे सोचो जैसे एक सीढ़ी चढ़ना, आप सिर्फ स्पेसिफिक स्टेप्स पर ही खड़े हो सकते हो, बीच में नहीं। प्लैनेट्स ऑन द अदर हैंड सूरज के चारों तरफ लगभग किसी भी डिस्टेंस पर ऑर्बिट कर सकते हैं, जब तक उनके पास सही स्पीड हो। उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने वाले कोई एनर्जी लेवल्स नहीं है। चलो थोड़ा साइज की भी बात करते हैं। एटम्स मोस्टली एम्प्टी स्पेस होते हैं। अगर आप एक एटम को इतना बड़ा कर दो कि उसका न्यूक्लियस एक मटर के दाने जितना हो जाए, तो पूरा एटम एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा होगा। वह क्रेजी अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस है। हमारे सोलर सिस्टम में सूरज ऑब्वियसली प्लैनेट्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, लेकिन डिस्टेंसेस उतने ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है प्रोपोर्शनली। फॉर एग्जाम्पल, सोलर सिस्टम का डायमीटर नेपच्यून के ऑर्बिट तक सूरज के डायमीटर का लगभग 6500 गुना है। काफी एम्प्टीनेस है। लेकिन एक एटम का डायमीटर उसके न्यूक्लियस का लगभग 1 लाख गुना होता है। वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रोफाउंड एम्प्टीनेस की बात करो तो हम अब भी वह सोलर सिस्टम एनालॉजी हर जगह क्यों देखते हैं? वेल, अपनी इनएक्यूरेसीज के बावजूद यह एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिक आइडिया को इंट्रोड्यूस करने का बहुत सिंपल तरीका है। यह आपको बीच में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पिक्चर करने में हेल्प करता है, क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दुनिया में डाइव करने से पहले। लेकिन एटम्स एक्चुअली कैसे होते हैं, यह ट्रूली समझने के लिए हमें उस सिंपल पिक्चर से आगे बढ़ना होगा और उनकी क्वांटम नेचर को एम्ब्रेस करना होगा। ऑलराइट, चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। एटम्स छोटे सोलर सिस्टम्स जैसे नहीं होते क्योंकि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से जुड़े होते हैं, ग्रेविटी से नहीं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स, ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में नहीं। इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ स्पेसिफिक, डिस्क्रीट
एनर्जी लेवल्स पर ही रह सकते हैं, प्लैनेट्स के कंटिन्यूअस ऑर्बिट्स के उल्टा। क्वांटम मैकेनिक्स की वियर्डनेस, जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी, सोलर सिस्टम्स पर अप्लाई ही नहीं होती। तो जबकि वह सोलर सिस्टम एनालॉजी एक हेल्पफुल स्टार्टिंग पॉइंट है, यह रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटम्स की असली दुनिया बहुत ज्यादा बिजार और फैसिनेटिंग है। अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए हम एक और कॉमन मिसकंसेप्शन को टैकल करने वाले हैं कि ह्यूमंस के सिर्फ 5 या 6 सेंसेस होते हैं। आप यह जानकर शॉक हो सकते हैं कि हमारे एक्चुअली कितने सेंसेस होते हैं और वह क्या करते हैं। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। अब जब आपको पता चल गया है कि एटम्स छोटे सोलर सिस्टम्स जैसे नहीं होते, तो आपने और कौन से साइंस कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन किया है? अपने थॉट्स और कोई भी और मिसकंसेप्शंस जो आपने एनकाउंटर किए हैं, नीचे कमेंट्स में शेयर करें। चलो साथ में सीखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। और याद रखिए, हर चीज पर क्वेश्चन करें और ज्यादा सीखें। अगले वीडियो में मिलते हैं।